सबका स्वागत है वामन मैटर्स में। तो अगर आप ज़िंदगी में एंटरप्रेनर बनना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, तो ये इंटरव्यू ज़रूर देखना अंत तक, आखिर तक। ये इंटरव्यू आपको एक एंटरप्रेनर भी बना सकती है, और एक इको फ्रेंडली एंटरप्रेनर आप बनना चाहते हो उस फील्ड में, तो आप ज़रूर देखना ये इंटरव्यू। आज हमारे साथ है बहुत बड़े भारत के एक इनोवेटर एंटरप्रेनर है, मैं ऐसे ही कहूँगा। उन्होंने प्लास्टिक को कलरफुल टाइल्स में बदल दिया, और हैदराबाद की म्यूनसिपैलिटी हो, दिल्ली की म्यूनसिपैलिटी हो, इन्होंने उनको स्पेशली उसके लिए उनके कंपनी शनाया इको यूनिफाइड को बहुत नवाजा गया है उनके काम के लिए। तो हम जानेंगे इस परस सलूजा सर की एक जर्नी, एक एंटरप्रेनर की जर्नी, जो आपको इंस्पायर करने करेगी एक अच्छा इंसान बनने के लिए, समाज में और खुद के लिए भी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वामन मैटर्स में। तो सर, ये सोचते हैं लोग कि भारत में कि अब लाइसेंस राज तो मुक्त हो गया, चला गया, तभी भी लोगों के दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे क्या सरकार की पॉलिसीज है या इनिशिएटिव्स है जो आपको एंटरप्रेनर और एक बिजनेसमैन बनने को हेल्प किया। पहले तो मैं शुक्रिया करूंगा आपका कि आपने अपने एक चैनल के माध्यम से मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी जर्नी, अपनी स्टोरी लोगों तक पहुंचा सकूं। जहां तक बात रही सरकार के पहल की, ये चीज मैं कहूँगा सबसे पहली पहल इंसान को खुद से करनी पड़ती है। तो जब इंसान खुद सोचेगा तो रास्ते कहीं ना कहीं अपने आप निकल कर आते हैं। वो पुरानी एक कोट है ना, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो रास्ता आपको खुद मिल जाएगा। मंजिल की चिंता ना करिए, बस अपने मन में अगर कोई विश्वास है तो आप उसके थ्रू चलिए। बहरहाल रहा बात सरकार की नीतियों का, तो अभी जब से ये 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इस देश की कमान संभाली है, तो उन्होंने स्टार्टअप इंडिया करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है जिसमें नए आइडियाज, नए इनोवेशंस, नए प्लेटफॉर्म्स को एक बहुत अच्छा जरिया दिया गया है कि उसको मान्यता मिलती है सरकार से। क्योंकि एक स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत ही उसकी मान्यता होती है पहले, कि उसको एक रिकॉग्निशन मिले, उसको एक एप्रिसिएशन मिले सरकार से और उसके बाद लोगों से जिसके लिए वो काम करना चाहते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सरकार की नीति जो इस समय नई युवा पीढ़ी को बढ़ाने के लिए है वो काफ़ी अच्छी है, जोश से भरपूर है लोगों में, नौजवानों में सॉरी इंटरेस्ट है कि वो कुछ करें। तो अपनी लिमिट्स को पुश करके वो कुछ नया कर रहे हैं। तो उसमें मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें सरकार की नीतियां अब काफ़ी सुधार है। उसमें फंडिंग के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी टाइम बाय टाइम चेंज हो रही है, क्योंकि नया चीज़ है। जो चीज़ पुरानी चली आ रही है उसको चेंज होने में थोड़ा वक्त लगेगा, बट अब ये है कि अब नीतियां सुधार की है। तो आप सर एक कॉमर्स ग्रेजुएट भी हो, आप में क्या ऐसे हुनर थे, स्किल्स थे कि आपको एक एंटरप्रेनर बनने में आपको इजी हो गया, एकदम आसान हो गया? जहाँ तक रहा मेरी कॉमर्स बैकग्राउंड होने का, तो आई थिंक ये मुझे सबसे अच्छा एक बिजनेस करने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया, क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड से मुझे बिजनेस करना आया। मेरे फादर थे, वो पहले हिंदुस्तान लीवर में जॉब करते थे। उनको शुरू से ही बिजनेसमैन बनना था। तो उनके साथ मैंने आफ्टर माय 12th माय फादर स्टार्टेड दिस फार्मास्यूटिकल होलसेल बिजनेस। सो उन्हीं के साथ में बैठा। तो 15 साल मैंने दवाइयों के थोक विक्रेता का काम करा। तो जिससे मुझे बिजनेस की सूझबूझ मिल गई कि बिजनेस कैसे चलना है, कैसे चलाते हैं, फाइनेंसेस कैसे हैंडल होते हैं, टैक्सेशन क्या है। और कॉमर्स बैकग्राउंड का था तो वो मुझे बिजनेस चलाने में आसानी नहीं रही। जहां तक रही बात सर हुनर की, हुनर नहीं बोलूंगा मैं, इसे बोलूंगा कि शायद मुझे एक ओसीडी, उसको कई लोग बीमारी भी कहते हैं, कई लोग एक हैबिचुअल भी कहते हैं। मुझे कूड़े से बहुत नफरत है। मतलब जहाँ भी कूड़ा नजर आता है तो वो मेरे को थोड़ा सा परेशान करता है। और बस यही एक चीज थी कि शायद बचपन की वो चीज
जो कि शायद मेरे को मेरे माँ बाप से ही मिली, कि चीजों को जहाँ पे रखा हो उसी जगह पे रखो, सफाई रखो। तो वो करते करते वो इतनी ज्यादा हो गई शायद मेरे अंदर की, मुझे यही एक आइडिया निकल गया कि कूड़े से कैसे कोई चीज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इसलिए मैं एक बिजनेसमैन से एंटरप्रेन्योर और फिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में मैं चला गया। ये भी बात पे रोशनी तो गिरनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो कंपनी है, आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के साथ, उसके बाद बिग जो प्राइवेट कॉरपोरेशंस है, मल्टीनेशनल्स है, उनके साथ भी आप ये करते हो, कोलैब करते हो। तो वो हाँ करते जी। वक्त आपको कौन सी हायरार्की से गुजरना लगता है, क्या पेपर वर्क करने लगते हैं? क्योंकि ये हर एंटरप्रेनर को दिल में सवाल आता ही है, जिसके उसको फटाक से जवाब नहीं मिलते। आप क्या पता आपसे वो जवाब मिल सकते हैं, या एक गाइडिंग लाइट आप हो सकते हो इसके ऊपर। सो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वर्किंग विद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और बिग कॉरपोरेट, सी दोनों का वर्क कल्चर अलग है, बट मोटिव एक है। अगर हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात करें तो इट्स बेटर मेरे सुझाव में कि आप सीधा उसी अधिकारी से जाके मिलिए जो उसका रियलिस्टिक में कंसर्न पर्सन है। अगर आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बात करनी है तो या तो आप म्युनिसिपल कमिश्नर से जाके बात करिए, या उस शहर के डीएम से या मेयर से। आप डायरेक्टली उनके पास जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो बहुत ऊंची पोस्ट पे हैं तो वो नहीं मिलेंगे, बल्कि वो मिलेंगे। आपको टाइम लेना पड़ेगा। आप उन्हें अच्छे से प्रेजेंट करिए, अपना चीज समझाइए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप उनको उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रेजेंट करिए। यू हैव टू बी स्मार्ट। जब आप एक बिजनेस डील करने जा रहे हैं, चाहे वो सरकार के साथ हो चाहे वो कॉर्पोरेट के साथ हो, आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है और सामने वाले की जरूरत भी देखनी है। और हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि ये एक ऐसी दुखती रथ है पूरे हिंदुस्तान की एवं पूरी दुनिया की, जिसको सबने परेशान कर रखा है, जो कि प्लास्टिक का कचरा। रही बात कॉर्पोरेट की, सो कॉर्पोरेट में आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। उनकी सीएसआर टीम को अप्रोच कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या उनके ईएचएस डिपार्टमेंट को। अगर आप एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और आप वेस्ट मैनेजमेंट में अगर काम कर रहे हैं, तो आपको ईएचएस डिपार्टमेंट, दैट इज एनवायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में अगर आप अप्रोच करेंगे, तो उनका वो आपके पॉइंट को समझेंगे, क्योंकि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों पे ही उनका काम होता है। और आप भी एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों पे ही काम कर रहे हैं, तो आपकी कनेक्टिविटी उनके साथ अच्छी बनती है। रही बात पेपर वर्क की, तो मैं ये कहूंगा कि कोई भी बिजनेस हो, आप लीगल तौर पे कर रहे हैं तो आपके पास सारे पेपर्स होंगे। कॉर्पोरेशन हो या कॉर्पोरेट हो, वेस्ट में अगर आप एनवायरमेंट सर्विसेज में काम कर रहे हैं तो यू हैव टू गेट अ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट फ्रॉम स्टेट, और उसके बाद एक पीआरओ का लाइसेंस, जो कि आपको सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मिलेगा। बाकी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, जीएसटी नंबर होना चाहिए, टैन नंबर होना चाहिए। आपका काम, अगर आप सीधे सीधे रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी कंपनी की जो क्षमता है, पोटेंशियल है आपकी कंपनी बढ़ाने के लिए, तो आप ऐसे कौन सी ग्लोबल लेवल पे एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंपनी देखते हो, या नॉन एनवायरनमेंट फ्रेंडली कंपनी देखते हो, कि आप आपका आइडल समझते हो, आपको लगता है कि हाँ, मेरे कंपनी को इतनी क्षमता बढ़नी चाहिए अलग अलग एस्पेक्ट्स में, तो उसके ऊपर भी आप बात कीजिए। एक कंपनी है टेरा साइकिल, टॉम सात्की उसके सीईओ हैं। आई रियली एडमायर हिज वर्क, और जिस तरीके से उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है, और वो बड़े बड़े कॉरपोरेट के साथ और इस तरीके से वो अपनी चीज़ों को बयां करते हैं। हम डे टू डे लाइफ में उन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, बट कई बार शायद हमें शब्द की कमी महसूस हो जाती है कि हम अपने थॉट प्रोसेस को, हमारी अपनी सोच को हम कैसे बयान कर सकें या कैसे समझा सकें लोगों को। तो आई थिंक टेरासाइकिल इज द कंपनी जिसको मैं काफी एडमायर करता हूँ, जो एक बहुत छोटी से छोटी चीज को लेके एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जागरूकता क्रिएट करते हैं। और होता क्या है कि उनकी जागरूकता क्रिएट करने के बाद पता लगता है 15 दिन के बाद उसी कंपनी के साथ उनका टाई अप हो गया और दे आर वर्किंग टुगेदर। सो वो उनकी एक स्ट्रैटेजी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि पहले वो एक प्रॉब्लम बताते हैं, फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताते हैं, और अल्टीमेटली दूसरी जिस जिस कंपनी से प्रॉब्लम हो रही है
वो खुद ही उनके पास आ जाती है कि आप ही सोल्यूशन आपने बताया तो आप ही हमारा काम कर दीजिए। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी मुझे काफी पसंद आती है कि मुद्दा उठाओ, मुद्दा बिठाओ और काम धंधा ले जाओ। तो आज जब आपने आपका स्टार्टअप स्टार्ट किया, स्टार्टअप तो बोल नहीं चाहिए सकते, बहुत बड़ी आपकी कंपनी है, तो आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट लगी रहेगी, बैंक से कर्जा लेना, बहुत कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ा रहेगा, उसके साथ रिस्क भी आती है, धोखा भी आता है, डर भी आता है दिल में। तो आपने क्या कैलकुलेटिव प्लानिंग किया कि आपको प्रॉपर जो आपके दिमाग में एम था वो आपको मिल गया? आपने कैसे मैनेज किया वो टाइम कैसे मैनेज किया जिंदगी का? मामन, मैं अगर आपको ऑनेस्टली बोलूं तो अभी भी हम लोग स्टार्टअप ही हैं। रही बात बिजनेस को फाइनेंस करने की, जब ये आइडिया मेरे को आया, मैं एक ट्रिप पे था एक्चुअली, मैं वियतनाम घूमने गया हुआ था। तो वहां पे जब आइडिया आया तो हाँ, बस ये आइडिया आने के बाद घूमना का मजा मैं लेना भूल गया, क्योंकि दिमाग में यही चीजें चल रही थी। तो जब आने के बाद जब इस चीज के बारे में थोड़ी सी पढ़ाई करी या रिसर्च करी, तब बस सिर्फ एक ही जुनून था कि ये चीज करनी है। नहीं पता था कि ये कूड़े की भी वैल्यू होती है। तब तो दिमाग में सिर्फ ये था कि एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर देंगे हम लोग, पूरा सड़क से कूड़ा उड़ जाएगा। तो जब हम लोग इस टेक्नोलॉजी को बना के इसको कमर्शलाइज करने की पोजीशन पे आए, तो पता लगा कि मशीन सब कुछ बहुत महंगा है। क्योंकि ऑलरेडी मैं अपना दवाइयों का काम बिजनेस संभाल रहा था, तो साइड बाय साइड में इसको देख रहा था, बट इतनी ज्यादा रिसर्च भी नहीं कर पाया। तो मेरे पार्टनर हैं मिस्टर संदीप नागपाल, उनके साथ हमने ये चीज डिस्कस करी कि ऐसा ऐसा है, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, एक नॉर्मल आम जनता के लिए एक बैंक से लोन लेना काफी मुश्किल होता है, रखते नहीं है उनके पास, जिसे हम मॉर्गेज या गिरवी या कोलैटरल कहते हैं। सो कोलैटरल प्रॉपर्टी रखी और उसके बाद फिर हमने बैंक से लोन लिया। और आई थिंक सरकार को कुछ नहीं कहेंगे बस ये है कि हाँ, बैंक बहुत भारी पड़ता है एक स्टार्टअप के लिए, क्योंकि एक मिनिमम खर्चा हमारा सेट हो जाता है कि इतना आपको तो हर महीने का चाहिए ब्रेक इवन आने के लिए। तो वो एक है कि उस पीरियड को हम लॉकडाउन के बाद भी, क्योंकि लॉकडाउन में 5 महीने फैक्ट्री बंद रही, एक्सपेंसेस उतने ही थे हमारे, सैलरी देना, मशीन्स का एक्सपेंडिचर है, बैंक लोन एंड एवरीथिंग। चल रहा है धीरे धीरे, पर अच्छा रिस्पॉन्स है। तो अध्यात्म ने यानी स्पिरिचुअलिटी ने आपको कैसे मदद किया आपके लाइफ में, आपको एकदम स्ट्रांग बनाने के लिए? उसके ऊपर भी आप बोलिए। मैं स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी के बहुत अलग अलग मतलब है। कई लोग उसको धार्मिक उसमें ले जाते हैं, मैं धार्मिक और पर्सनल दोनों चीजों में लेके जाता हूँ उसको। आपके अंदर अगर विल पावर है, आपने कोई चीज ठानी हुई है कि आपको वो चीज करनी है, तो वो एक शायद मूवी का डायलॉग था ना कि पूरी कायनात उसको बनाने में लग जाती है। तो आई थिंक ये सच है। आप इसको काफी फॉर्म्स में दे सकते हैं कि आप अपनी तरफ पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो आपकी जो मंजिल है, सिर्फ आप उस लक्ष्य को ध्यान दीजिए, रास्ता कैसे है वो अपने आप मिल जाएगा। तो मेरे लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि आप अपने आप को फोकस रखिए। जब आप फोकस होंगे तो आसपास सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके पास होगी। आपको सिर्फ अपने काम की तरफ फोकस रखना है। और स्पिरिचुअलिटी से आपको, स्पिरिचुअलिटी, मैंने वही जैसे कहा ना कि सिर्फ धार्मिक नहीं है, अपने आप में भी एक स्पिरिचुअलिटी है कि आप अपने आप में विश्वास रखिए। तो मैं अपने आप में विश्वास रखता हूँ, मुझे पता है कि ये चीज मैं कर सकता हूँ और ये चीज मुझे करनी है, मैं ये चीज करूंगा। तो ये 3-4 चीजें जब मैं अपने आप को समझा लेता हूँ, जब भी मैं कमजोर पड़ता हूँ और इसी चीज पे अटल रहता हूँ, तो आई थिंक मेरे लिए, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कभी भी कोई चीज मुश्किल हो सकती है कभी जिंदगी में। ऐसी कौन सी जगह है आपकी जिंदगी में जहाँ पे आपको सुकून या शांति के लिए जाने को पसंद है, आपकी एक हेक्टिक लाइफ से? अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। तो जब भी मैं परेशान होता हूँ या किसी मुसीबत में फंसा होता हूँ या बहुत ज्यादा
जिंदगी में व्यस्त हो गया कि मुझे अब ब्रेक चाहिए, चाहे एक दिन के लिए सही है, 2 दिन के लिए सही, मैं पहाड़ों में जाके सुकून से 2 रात बिताता हूँ और बिल्कुल 100 हाथियों की ताकत लेके वापस आ जाता हूँ कि हाँ, नाउ आई एम रेडी टू फाइट बैक अगेन। आपको आपकी बॉडी और माइंड हेल्दी रखने के लिए आप क्या करते हो? क्योंकि एंटरप्रेन्योर हो या एम्प्लॉय हो, सब सब लोग बिजी रहते हैं 7 डेज या 8 डेज लगातार। तो आप क्या करते हो ऐसा, वो भी आप शेयर कीजिए लोगों के साथ। अब सी बहुत ही ज्यादा हिपोक्रेसी होगी अगर मैं बोलूंगा कि मैं बहुत ज्यादा वर्कआउट करता हूँ। आई यूज टू वर्कआउट अ लॉट, बट अभी जैसा कि आपने वामन जी बोला कि 7 से 8 दिन, 6 से 7 दिन हम लोग काम करते हैं, क्योंकि स्टार्टअप लाइफ में होता क्या है कि आपको हर चीज खुद ही करनी है। अगर आप किसी चीज का ऑर्डर दे रहे हो किसी से, किसी चीज का सोल्यूशन मांग रहे हो, तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं हुए। तो हर चीज को आपको दिल और दिमाग दोनों से सोचना होता है, और उसको ठीक रखने के लिए मैं ये कहूंगा कि दिन के 15 मिनट आपको अकेले में बिताने चाहिए अपने, जो कि आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं। आप चाहे योगा करिए, चाहे आप वॉक पे जाइए, चाहे आप रनिंग करिए। दिन के 15 से 20 मिनट आपको फोन साइड करके पूरी दिन दुनिया से कट होके सिर्फ अपने साथ बिताने चाहिए, क्योंकि वो 10-15 मिनट जो आप अपने साथ बिताते हैं, आप उसको खुद को एनालाइज कर पाते हैं कि मुझे आगे क्या करना है, और सुबह कर रहे हैं तो मुझे आज का दिन कैसे करना है, और अगर शाम को कर रहे हैं तो आप ये एनालाइज करते हैं कि मैंने पूरे दिन में क्या करा, क्या गलती करी। तो वो आपको सीख अगले दिन के लिए मिलती है। आई थिंक 15 से 20 मिनट आपको अपने साथ जरूर बिताने चाहिए। कोशिश करिए हेल्दी खाइए, और जैसे कि अभी नोवल कोरोना वायरस फैला हुआ, तो मैं कहूंगा कि आई हैड हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग ग्रीन टी। तो मैं काफी ग्रीन टी पीता हूँ कि थोड़ा मेरे अंदर की मशीन प्रॉपरली वर्क करते रहे। और अच्छा खाना खाइए, और कोशिश करिए शाम की बजाय सुबह उठने की, क्योंकि सुबह जो इंसान फ्रेश माइंड से सोच सकता है, वो उस ताकत से, उस क्षमता से शाम को नहीं सोच सकता। मेरा ये मानना है कि सुबह की 15-20 मिनट वॉक वो बहुत अच्छी है। आपकी खुद की हॉबीज भी है, और तो आप आपके हॉबीज को कैसे वक्त देते हो और आपके फैमिली को कैसे वक्त देते हो, ये कैसे आप मैनेज करते हो एकदम, उसके ऊपर भी आप बोलिए कुछ। जहाँ तक रही हॉबीज की बात, मेरा हॉबीज घर में तो सिर्फ यही था, चीजों को सही तरीके से मेंटेन रखना। थोड़ा ग्रीनरी का शौक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं गार्डनिंग बहुत ज्यादा करता हूँ, बट हाँ, पौधे वगैरह या घर को डेकोरेट करने का थोड़ा सा शौक है। और मेन हॉबी मेरा यही है कि जब बोर हो जाता हूँ, जब कुछ करने को नहीं मिलता जिंदगी में, तो मैं पहाड़ों पर चला जाता हूँ। फैमिली को टाइम की बात है, फैमिली इज माई वेरी सपोर्टिव। हालांकि जब से स्टार्टअप करा है, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाया हूँ अपने परिवार के साथ। कुछ अच्छे पल मैंने मिस करे, कुछ ज़रूरत के पल मिस करे। तो बट येस, माय फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव। जब भी मुझे टाइम मिलता है, चाहे रात को लेट आके 15-20 मिनट, या एक छुट्टी वाला दिन, जैसे कि किसी त्योहार वाले दिन या त्योहार के अगले दिन अगर मौका मिलता है, तो कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त परिवार के साथ बिताया जाए, क्योंकि सब कुछ जो है हम उन्हीं की वजह से हैं और उन्हीं के लिए ही कर रहे हैं। अभी फिलहाल दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, तो इस पोल्यूशन के ऊपर क्या आपका ऑब्जर्वेशन है जो लोगों को हेल्प कर सकता है? सी इंडिया, एक इंडिया जैसी कंट्री में आप कोई भी चीज किसी पे थोप नहीं सकते। जब तक इंसान की सोच नहीं बदलेगी, तब तक आप, मतलब मैं अगर इंडिया की बात करूं, तो यहाँ पे जब तक इंसान को खुद रियलाइज नहीं होगा कि वो क्या कर रहा है अपने साथ, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे दिल्ली सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वो कितनी भी पाबंदी लगा दे। कल ही दिवाली थी और मैंने इतना न्यूज में आ रहा था, और वैसे भी एयर पॉल्यूशन, AQI लेवल इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। और कल रात का मैं बताऊं कि मेरे घर के पास 1100 से ऊपर जा रहा था AQI लेवल। जब मैंने एक एयर प्यूरिफायर अपने घर में ऑन करा, तो उसमें आ रहा था।
लोगों की अलग अलग मान्यताएं कि भाई हम तो 2 घंटे के लिए साल में एक बार पटाखे जला रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा। बूंदी का लड्डू भी एक एक बूंद से बनता है और वो लड्डू बन जाता है। तो आई थिंक ये सबसे आजकल मीठा एग्जाम्पल था ये, कि एक अनार से आप देखिए पूरा कितना धुआं धुआं हो जाता है। लोगों की सोच बदलना थोड़ा मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। जब सोच बदलेगी देश समाज सब बदलेगा। आपको ऐसी कौन सी किताबें, बुक्स या टॉक्स, मूवीज आपको लोगों को रेकमेंड करनी है जो उनको सुनना ही चाहिए आपकी तरह एक अच्छा बढ़िया कंट्रीब्यूटिंग इंसान बनने के लिए? टू बी ऑनेस्ट मैं बुक्स नहीं पढ़ पाता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत जल्दी नींद आ जाती है, तो मैं लोगों को गलत गाइड नहीं करूंगा। देखो हर एक की अपनी सोच है। मैं ये कहूंगा कि काफी सारी मूवीज हैं जिनसे आप मोटिवेशन ले सकते हैं। थ्री इडियट्स देख के मेरे को ऐसा महसूस हुआ था कि आप सिर्फ पढ़ाई के पीछे मत भागो, आप अपनी काबिलियत पे ध्यान दो। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं उस समय 2009-2010 में जब ये मूवी आई थी तो मैंने ये सोचा था कि मैं सिर्फ पढ़ाई और डिग्रियों के पीछे भागता रहा, बल्कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ। अब आप मेरी अगर जिंदगी का पूरा वो देखेंगे कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, उसके बाद मैंने 15 साल फार्मास्यूटिकल करा जिसका कोई कनेक्शन नहीं है कॉमर्स से। आप ये कह लीजिए कि सिर्फ बिजनेस का कुछ सीखा मैंने, और अब मैं सीधा एक सोशल एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक मेरी पढ़ाई से मेरे काम का कोई वास्ता नहीं रहा। मैं इस चीज में ये कहना चाहूंगा कि आप मूवी से हर तरीके की इंस्पिरेशन ले सकते हैं, पर वो इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए कि आप उस चीज में से निकाल क्या रहे हैं। मुझे लक्ष्य मूवी जो है ऋतिक रोशन की, वो मुझे काफी पसंद है। एक जिसको कोई अपने फ्यूचर की चिंता नहीं, जिंदगी का एक झटका उसको ऐसा मिला कि उसने एक टारगेट बना लिया। तो कई बार ऐसा वक्त मेरी जिंदगी में होता है कि जब मुझे पता है कि आज थोड़ा मेरा टफ डे है या आज मुझे कुछ करना है या मैं डिमोटिवेटेड हूँ, तो वो एक गाना जो है लक्ष्य मूवी का कि लक्ष्य तुझे पाना है, तो वो मैं सुनना पसंद करता हूँ उस समय। तो वो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि कितनी भी दिक्कतें हो, चाहे पैरों में सांप क्यों ना जकड़ लें, पर आपको चलते रहना है और आपको अपनी मंजिल पाना है। ये सब कुछ सिर्फ आपको अंदर से आएगा। इसको कोई कोई भी इंसान या कोई भी किताब या कोई भी पढ़ाई इसको सिखा नहीं सकती। आपके अंदर वो पैशन होना चाहिए कि मुझे वो चीज करनी है, दृढ़ता जिसे कहते हैं कि वो हो कि मुझे ये चीज पानी है, तो वो मिलेगी जरूर आपको। आज नहीं तो कल वो मिलेगी, बस हिम्मत मत हारो। आप जिंदगी में उम्मीद बनाए रखने के लिए क्या करते हो? कि क्या कौन सा लाइफ का इंसिडेंट आपको हेल्प करता है या घटना जिंदगी की? आप उसके ऊपर भी बोलिए, क्योंकि ये उम्मीद सबको जिंदा रहने में मदद करती है लोगों को, इसलिए ये सवाल है। 3 साल में जब से मैंने स्टार्टअप खोला है ऐसे बहुत मौके आए हैं, और मैं ये कहूँगा कि बहुत ही ज्यादा मौके ऐसे आए कि जब मेरी हिम्मत टूटी, स्पेशली इस लॉकडाउन पीरियड में, जब आप एक चार दीवारी के अंदर 3 महीने के लिए कैद हो गए हो। और तो ऐसी जिंदगी में कोई घटना, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि मैं पहले बहुत एक्सरसाइज करता था, थोड़ी देर पहले मैंने उस चीज का जवाब दिया आपको। सो 2015 में मैं दुनिया का सबसे ऊंचा जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट, मैं सर्दियों में उसके एडवांस बेस कैंप पे गया था। एंड मैं पहला भारतीय था जो उस साल पहुंचा था, 9 नवंबर और 9 फरवरी 2015। और पहला भारतीय और तीसरा एशियन था। एक सबसे पहले श्रीलंकन थे, दूसरे पाकिस्तानी थे, तीसरे हिंदुस्तानी मैं था। तो वहां पे पहुंच के मुझे बहुत कूड़ा नजर आया वहां पे भी, क्योंकि 2014 में जो लोग गए थे या मेरे से पहले जो लोग पहुंच चुके हैं जिन्होंने कैंप लगाए थे वहां पे, वो सारा का सारा कूड़ा वहीं पे था। हिम्मत थी, वहां पे पहुंचे, देखा, पर 10 मिनट के लिए मुझे ये एहसास हुआ कि इस जगह को भी हम ह्यूमंस ने उसको खराब कर दिया है।
तो वो एक वाकया आता है कि जब मैं ऊपर जाके, एक नॉर्मल कॉमन आदमी ऊपर जाके वो चीज महसूस कर सकता हूँ, तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं वो भी महसूस करते होंगे। तो मैंने अपनी जिंदगी में क्या करा, अगर ये सब कुछ करा तो मैंने अपने लिए करा। तो मुझे शायद वो वाकया ज्यादा लगता है, क्योंकि मेरे लिए, मेरा पहाड़ों से बहुत प्यार है। तो अगर वहां पे कोई चीज गंदगी दिखती है तो शायद वो एक मेरे को थोड़ा हिम्मत देने वाला चीज लगती है कि नहीं, अगर मैंने वो चीज 5 साल बाद भी जाके देखी, या मैं जिंदगी में कभी दोबारा एवरेस्ट सीजन में गया, तो मुझे दुख होगा कि मैंने वही चीज दोबारा देखी और मैं उस चीज के लिए कुछ कर नहीं पाया। एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एवरेस्ट साफ कर दूंगा, मतलब एक स्टार्ट तो कर सकते हैं ना कहीं से। सबसे पहले अपने घर से सफाई स्टार्ट होगी, तभी तो हम बाहर की बात करेंगे, लोगों को जागरूकता कराएंगे। तो मेरे हिसाब से वो एक वाकया है जो मुझे कमजोर पड़ते हैं, वो मुझे ताकत दे देता है कि नहीं, उस जगह को साफ करना है तो तू वहां तक अपनी सोच को पहुंचा कि ऐसा कोई ना करे। आपको पहाड़ों से बहुत प्यार है, मैंने ऐसे देखा हम्म है। तो ये हम्म प्यार कहाँ से शुरुआत हुआ, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए लोगों को। एक इंटरेस्टिंग लगता है ये। आ, ये शायद इनबॉर्न ही है। मुझे मेरे पेरेंट्स से ये मिला, क्योंकि हम लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो गर्मियों की छुट्टियों का मतलब होता है कहीं ठंडे इलाके में जाना। तो बचपन से ही पहाड़ जाते थे, पहाड़ों में जाते जाते सिर्फ पहाड़ी पसंद आए, फिर समुंदर और बाकी इतनी जगह का नहीं मजा रहा मुझे, तो पहाड़ ही ज्यादा पसंद है। एक छोटा सा वाक्य एक और ऐड करूंगा। हम लोग 7 या 8 साल का था मैं, तो हम लोग सबसे पहली बार मनाली गए थे। तो वहां से, अब मनाली चले तो गए, पता लगा कि कोई रोहतांग पास नाम की भी एक जगह है, तो उसकी 2 दिन पहले बुकिंग होती है। तो एक जगह पे मैं फोटो खिंचवाने के लिए थोड़ा सा पहाड़ चढ़ के खड़ा हो गया कि यहाँ से पापा फोटो अच्छी आएगी, आप मेरी फोटो खींचो। अच्छा, अब नीचे जब फोटो खींचने के बाद जब नीचे देखा तो उतरने में डर लग रहा था कि ये तो बिल्कुल खाई है, क्योंकि उस समय बर्फ भी काफी थी। तो जो हमारे गाड़ी के ड्राइवर थे उन्होंने कहा कि ऊपर बेटा एक आपको टावर दिख रहा है, ये बिजली का खंबा, ये ऊपर सड़क है, आप ऊपर चले जाओ, तो हम आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करता हूँ। तो मैं जैसे तैसे करके ऊपर पहुंच गया। 5 से 10 मिनट लगे। अच्छा, 15 मिनट लग गए गाड़ी को आने में, क्योंकि वो गोल घूम के आ रही थी। तो शायद वो मेरा एक पहला था कि जब मैं पहाड़ पे चढ़ा था, जिसे कहते हैं कि ट्रैकिंग। वैष्णो देवी बहुत गए हैं, वो ट्रैकिंग नहीं होती, बट हाँ, कि डर से मैं ऊपर भागा था, और ऊपर पहाड़ पे। तो आई थिंक शायद उस दिन से मेरा डर खत्म हो गया एक पहाड़ चढ़ने का। फिर मैंने खूब सारी ट्रैकिंग करी है। मैं परमिशन ले लेके गया हूँ जब ऑफ सीजन में। कोशिश मेरी होती है कि मैं ऑफ सीजन में जाऊँ, क्योंकि टूरिस्ट बहुत होता है तो वहाँ मजा नहीं आता, और मुझे ठंड, पहाड़ और बर्फ बहुत पसंद है। आपके ज़िंदगी में कौन लोग हैं जिनको आप थैंक यू और सॉरी कहना चाहते हो, और क्यों? थैंक यू और सॉरी मैं दोनों के दोनों चीजें अपने पेरेंट्स से कहना चाहूंगा। बहुत परेशान करा उनको बचपन तब तक, अभी भी करता हूँ। थैंक यू इसलिए कि उन्होंने हमेशा विश्वास रखा रखा मेरे ऊपर, कि उसी चीज में ही एक और बहुत ही छोटा सा 2 सेकंड का वाक्य, जब हम एवरेस्ट गए थे, तो पीछे से मेरे काफी सारे दोस्त घर आए, किसी के भाई की शादी थी, किसी के बहन की शादी थी, क्योंकि सर्दियों का वक्त है तो शादियों का सीजन होता है। तब सबने कहा कि आपने क्यों भेजा उसको, वो एक कोई प्रोफेशनल माउंटेनर नहीं है, आप उसको नहीं भेजना चाहिए। तब मेरे पेरेंट्स ने उस समय भी सपोर्ट करा कि नहीं, इसने कुछ ठाना है तो ये करके दिखाएगा। तो ऐसा कांस्टेंट सपोर्ट उन्होंने मुझे जिंदगी के हर पड़ाव में दिया है। चाहे मेरा पर्सनल लाइफ हो, मेरा प्रोफेशनल लाइफ हो, और मेरा फ्रेंड सर्कल में हो, मुझे जिंदगी का ज्ञान देने में हो या जिंदगी की सीख देने में हो, तो हर चीज में कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि मेजर रोल उन्हीं का रहा है। समझाने का तरीके कई बार हमें समझ में नहीं आते, नहीं उन्होंने ऐसा क्यों बोला, बट इस मुकाम पे आके मुझे लगता है कि सॉरी और थैंक यू दोनों वही डिजर्व करते हैं, और कोई डिजर्व नहीं करता।
मैं उनको ही कहना चाहूंगा दोनों चीजें। तो दोस्तों हम यहाँ पे ही समाप्त होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि परस सलूजा सर से आपने बहुत सारी इंस्पिरेशन ली हो जिंदगी में कुछ बढ़िया करने के लिए, और आप ज़रा एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो जाओगे इस इंटरव्यू को देखने के बाद। तो सर आपका भी बहुत बहुत दिल से आभार, आपने आपका वक्त एकदम मूल्यवान वक्त दिया। मैं आशा करता हूँ कि लोगों के और आपके भी वक्त को मैंने इंसाफ दिया हो। तो हम यहाँ बिल्कुल। पे ही समाप्त होते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन इंक्लूडिंग सर, आपको भी। बी थैंक यू एनवायरमेंट सो मच। फ्रेंडली एंड कीप वॉचिंग वामन मैटर्स। थैंक यू सो मच ऑल। थैंक यू। थैंक यू।